अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग MDCAT 2023 का टेस्ट नंबर 2 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो MCQ नंबर 1 में कहते हैं कि सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। अच्छा, टिश्यूज़ के डैमेज की वजह से जो सेल की डेथ होती है उसे हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, उनको आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखना है। एपोप्टोसिस जो है वो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। नेक्रोसिस जो है वो ये एक पैसिव प्रोसेस है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स। अब देखो, हर 120 दिन बाद न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और पुराने रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है। उस डेथ को हम लोग एपोप्टोसिस बोलेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। लेकिन जब टिश्यू डैमेज की वजह से सेल्स की डेथ हो गई, उसे हम लोग नेक्रोसिस बोलेंगे। मतलब ये अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ है। एपोप्टोसिस इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ और नेक्रोसिस जो है वो इट इज़ एन अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है। उसके बाद कैंसर पे आ जाते हैं। कैंसर में जो है वो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड सेल्स की जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो हमारे पास ब्लड कैंसर होगा। अगर बोन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो वो बोन कैंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट कैंसर्स होते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल कैंसर का मतलब पता हो कि कैंसर में जो है वो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। और जब यही कैंसर जो है वो फैल जाता है तो उस सिचुएशन को, उस स्टेट को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है। मेटास्टेसिस कैंसर के फैलने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को पहले ब्लड कैंसर था लेकिन अब उसको जो है वो बोन कैंसर भी है, तो इस कंडीशन को हम लोग मेटास्टेसिस बोलेंगे क्योंकि कैंसर फैला है ब्लड से बोन की तरफ। अब स्टेटमेंट में उसने हमसे टिश्यू डैमेज का पूछा है, तो टिश्यू डैमेज की वजह से जो सेल्स की डेथ होती है उसे हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड, ऑटोक्लेव चैम्बर्स आर यूज्ड फॉर ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, ऑटोक्लेव चैम्बर्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑटोक्लेव चैम्बर्स ऐसे चैम्बर्स होते हैं जिसको हम लोगों ने जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट अप किया होता है। ठीक है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। वो टेम्परेचर और टाइम में आगे जाकर आप लोगों को बताता हूँ। और इसके थ्रू हम लोग जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइजेशन करते हैं ताकि हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग दोबारा यूज़ कर सके। अब ये जो ऑटोक्लेव चैम्बर्स होते हैं इनका टेम्परेचर 121 से लेके 121 ये डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग 121 डिग्री पे रखते हैं 15 मिनट्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद आखिर में हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो है 134 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं जस्ट फॉर 3 मिनट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साइफलीस। तो साइफलीस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 3 वीक्स होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ, मसल फटीग रिजल्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। देखो, मसल फटीग मतलब मसल उस वक्त थकती है जब उसमें ATP की डेफिशिएंसी हो। ठीक है। और ATP की डेफिशिएंसी उस वक्त होती है जब उसमें एक्सेसिव एक्मुलेशन हो लैक्टिक एसिड की। ठीक है, जब भी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की एक्मुलेशन होगी तो ATP की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एज अ रिजल्ट मसल फटीग जो है वो काज होगी। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next 5. A male or the female child of an affected mother has 50% chance of acquiring the disorder. Such a disorder is, देखो, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें मदर अफेक्टेड हो। ठीक है। और उस डिसऑर्डर के 50% चांसेस हों मेल और फीमेल में आने के, मतलब उसके सन और डॉटर में आने के, तो उस डिसऑर्डर को हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 6 कहता है कि विच इज़ द फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। देखो, ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स कौन से हैं? प्लांट्स हैं ना। तो प्लांट्स में शुगर की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेवंथ, द कोएंजाइम NAD इज़ मेड अप ऑफ। NAD जो है वो एक कोएंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, स्टोरेज डिजीज आर caused by the excessive accumulation of substances within the cells due to the defects or the mutations in one of the dash enzymes। तो ये बेसिकली लाइजोसोम्स के माल फंक्शनिंग की बात हो रही है। तो लाइजोसोम्स में कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना। तो वो आप लोगों ने जो टेशेट्स डिजीज़ और एक और डिजीज़ थी वो पढ़ी होगी, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो लाइजोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलिस इज टू फॉर्म। न्यूक्लियोलिस का फंक्शन ये है कि ये सिंथेसिस करता है राइबोसोमल RNA की। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट MCQ नंबर 10, अ शैलो ग्रूव इन द सेरेब्रम इज कॉल्ड। देखो, जब भी आप लोग ब्रेन को देखो ना, उसमें कुछ शैलो ग्रूव्स बने होते हैं, कुछ डीप ग्रूव्स बने होते हैं। तो जो शैलो ग्रूव्स होते हैं उनको हम लोग साल्कस कहते हैं, और जो डीप ग्रूव्स बने होते हैं उनको हम लोग फिशर्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 11, कहता है कि विच ब्रिंग्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्री शोल्ड। अब यहाँ पे वो डीपोलराइजेशन फेज की बात कर रहा है। डीपोलराइजेशन फेज में ऐसे होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सोडियम की इन्फ्लक्स होती है अक्रॉस द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 12, कहता है कि व्हाट अल्टर्स द शेप ऑफ एंजाइम्स एंड मेक देम फंक्शनल। तो को फैक्टर्स जो है वो एंजाइम की शेप को चेंज करते हैं और उनको फंक्शनल बनाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वेसल्स ऑफ द वेसल्स। तो हम लोग वैसा वेसरम को जो है वो वेसल्स ऑफ द वेसल्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 14, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अकरेंस ऑफ एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस। अच्छा, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस में ऐसे होता है कि मदर RH नेगेटिव होती है, लेकिन फादर जो है वो RH पॉजिटिव होता है। और अनफॉर्चुनेटली बेबी भी जो है वो RH पॉजिटिव हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस कहते हैं। सो दैट इज़ बाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है। इसमें साथ आप लोग तीसरी चीज़ ये भी याद रखो कि हमारे पास जो बेबी होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट 15, कहता है कि ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर्स एक्सेप्ट। तो वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉलेंट है, इसकी पोलर नेचर होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये डेंस हो जाता है व्हेन इट्स फ्रीजेस, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next 16, thymus gland is involved in the maturation of T lymphocytes. Option D is correct. 17, which component is present only in the cell wall of the gram positive bacteria but not in gram negative bacteria? अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टाइकोइक एसिड होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है वो टाइकोइक एसिड नहीं होता। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 18, कहते हैं कि इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स विच हार्मोन वुड बी एट द इंक्रीज लेवल। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स में जो है वो प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 19, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप वायरस। तो टोबैको मोज़ैक वायरस जो है वो ये रॉड शेप होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग बताओ कि बैक्टीरियोफेज, हर्पीज़ वायरस और हेपेटाइटिस वायरस की शेप कैसी होती है। चलो, बैक्टीरियोफेज का तो सबको पता होगा ना, क्योंकि इसकी शेप जो है वो यूनिक शेप होती है, टैडपोल लाइक शेप होती है। आप लोग मुझे हर्पीज़ और हेपेटाइटिस की शेप का बताओ कि इनकी कैसी शेप होती है। नेक्स्ट 21, ग्लूकोज इज़ क्लासिफाइड एज। तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड होता है, इसमें सिंगल शुगर यूनिट जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है उसे हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 23, द सेल्स ऑफ द नॉन वायलेंट स्ट्रेन्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आर। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो नॉन वायलेंट स्ट्रेन होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है और वो आर टाइप होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 24th, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखो, हमारी बॉडी में दो तरह की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो उनके 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के जो है वो 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे उसने क्रेनियल नर्व्स का पूछा है, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 25, enzymes are protein in nature. B is correct. 26, who proposed the concept that an organism can pass unoccurred modification to its offsprings. अब देखो, यहाँ पर ये पास ऑन कैरेक्टर्स की बात कर रहा है, मतलब कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात कर रहा है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो लेमार्क ने दिया था ना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 27, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो डायरेक्टली किल करते हैं इन्वेडर्स को, फ्रिजन पार्टिकल्स को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 28, कहते हैं बैक्टीरियम विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सिंगल फ्लैजेला हो उसे हम लोग मोनोट्राइकिस कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया की टाइप्स को लाजमी देखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लाजमी एक MCQ आता है। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक देख लिया तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपना एक MCQ जो है वो कवर कर लिया। नेक्स्ट 29, द जीनोम ऑफ ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इज़ मेड अप ऑफ।
तो HIV का जीनोम जो है वो RNA से बना होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 30, हिप जॉइंट्स एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट ये दोनों जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 31, लोकस ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम मीन्स इट्स पोजीशन। तो ये जो लोकस है ना, उन जीन्स की पोजीशन को जो है वो बता रही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 32, द कैरोटिनॉइड्स अब्जॉर्ब द लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम बिटवीन डैश एंड डैश वेवलेंथ। तो कैरोटिनॉइड्स जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ 500 to 600 नैनोमीटर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 33, द सेल्स ऑफ एंडोडर्म ऑफ द सोलेनोट्रेट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 34, वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड ऑन। देखो वायरसेस को हम लोग मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं, होस्ट की स्पेसिफिसिटी के बेस पे भी जो है वो हम उनको क्लासिफाई करते हैं, और उनको हम लोग उनके इन्वेलप की बेस पे भी जो है वो क्लासिफाई करते हैं कि कुछ वायरसेस हमारे पास इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, लेकिन हम लोग उनको सेल मेम्ब्रेन की बेस पे जो है वो क्लासिफाई नहीं करते। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 35, एन एडिशनल कवरिंग सराउंडिंग द सेल wall of some bacteria that either prevent the bacteria from being phagocytized by the host cell or help them to make biofilm। अब इसमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आता है, लेकिन KMU की केस में जो है वो उन्होंने ऑप्शन सी को टिक किया हुआ है, क्योंकि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं ना वो फैगोसाइटोसिस से जो है बच जाते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है, इसी कैप्सूल की वजह से। इसमें ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। नेक्स्ट 36, प्रोटीन कोट सराउंडिंग द जीनोम ऑफ द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्योंकि वायरसेस के जीनोम को एक प्रोटीन कोटिंग ने जो है वो सराउंड किया होता है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट 37, इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन द डेफिसिट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स अकर इन द क्लोरोफिल एज इट एब्जॉर्ब द एनर्जी। देखो हमारे पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का डेफिसिट होता है क्लोरोफिल में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 38, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पायरोविक एसिड। तो पायरोविक एसिड में जो है वो 3 कार्बन होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 39, सुक्रोज इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू। तो जब भी हम लोग सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ कि जब हम लोग लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, और जब हम लोग माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा। नेक्स्ट 40, डैश इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राम ऑफ द वाटर इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो नेम से इंडिकेट कर रहा है कि ये हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 41, कहते हैं कि विच मोड ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन द बैक्टीरिया इन्वॉल्व सेल टू सेल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स। तो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है, ट्रांसडक्शन में भी नहीं होता और ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेल टू सेल कॉन्टैक्ट नहीं होता। और कॉन्जुगेशन में जो डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो है वो पाइलस के थ्रू जो है वो फर्दर ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स की। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज के थ्रू होती है, और इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें फ्री DNA की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो इन्वायरमेंट से जो है वो जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफरिंग होती है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये तीनों प्रोसेस समझ आ गए होंगे। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बस इनमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट सिर्फ कॉन्जुगेशन में होता है, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता, ठीक है। कॉन्जुगेशन में जो है पाइलस के थ्रू जो है वो ट्रांसफरिंग होती है, ट्रांसडक्शन में जो है बैक्टीरियोफेज के थ्रू होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो फ्री DNA की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट 42, कहते हैं कि डैश रेगुलेट्स द सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो मैंने पिछले टेस्ट में भी आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसे PS5 से याद रखो, ठीक है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है वो प्रोटीन्स की वजह से होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 43, द न्यूरॉन इज सेड टू बी पोलराइज्ड व्हेन। देखो जब भी नेगेटिव एनर्जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूरॉन जो है वो पोलराइज्ड है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 44, विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज अ की रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो हिपोकैम्पस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलेस। तो एंजाइम के नॉमेनक्लेचर में आप लोगों ने ये हाइड्रोलेस पढ़ा होगा। ये एंजाइम्स की एक क्लास है
ठीक है, इसमें ऐसे होता है कि ये एंजाइम्स जो है वो लार्ज मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल मालिक्यूल्स बाय कैटलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, अब हमारे पास गिवन ऑप्शंस में से फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोलेज क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 46, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू अबाउट न्यूट्रोफिल्स एक्सेप्ट। देखो न्यूट्रोफिल्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है या लाइफ स्पेम होता है वो बहुत शार्ट होता है और ये बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में नहीं बनते। सो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। 47, अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉज ऑफ एवोल्यूशन। देखो न्यू डार्विनिज्म ने ये कहा था कि जो म्यूटेशंस होती हैं ना वो सडन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि जीन पूल में जो है वो एक्मुलेट होती हैं। ये जो रैंडम वेरिएशंस होती हैं ना ये नेचुरल सिलेक्शन को जो है वो फेवर करती हैं थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 48, कहते हैं कि डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन इज मेनली कंसर्न विद स्पीसिएशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 49, द साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द डैश वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो ऐसे नोड जो है वो राइट एट्रियम के अपर डॉर्सल वॉल पे जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 50, कहते हैं कि वेयर डज द ट्रेकिया लाइज इन रिलेशन टू ईसोफिगस। ट्रेकिया जो है वो ईसोफिगस की वेंट्रल साइड पे जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 51, कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रेडिकाइनन। तो ब्रेडिकाइनन जो है प्रोड्यूस होते हैं एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट। तो इकोलाई जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 53, एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन इज। तो एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन जो है वो ये एक वेजिटेटिव प्रोसेस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 54, कहते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ सर्चुलाई सेल्स। तो सर्चुलाई सेल्स जो है वो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ये स्पर्म्स को जो है वो लिक्विड मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, ये स्पर्म्स को जो है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए जो है वो लाइडिंग सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, सर्चुलाई सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। 55, एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज द डैश आर एट द लोएस्ट लेवल। तो जैसे ही हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है तो उस वक्त ओवेरियन हार्मोन्स जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पे होते हैं। ओवेरियन हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 56, कहते हैं कि विच कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स की एंड पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 57, हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट्स सराउंड द मायोसिन एट ईच एंड। तो 6 एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो मायोसिन फिलामेंट्स के एंड को जो है वो सराउंड करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 58, कहते हैं कि व्हेन द आर एच एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन आर एच नेगेटिव पर्सन। देखो जो हमारे पास आर एच नेगेटिव पर्सन होता है ना उसके पास नेचुरली अपने आर एच एंटीबॉडीज़ नहीं होते क्योंकि वो नेगेटिव है ना। तो आर एच एंटीजन से एक्सपोजर के बाद जो है वो ये आर एच एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं उस बंदे में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है। 59, विच वन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमंस में हीमोफीलिया ए जो है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बी एंड सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 60, प्रोटोजोआ आर सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स विच आर बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 61, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड्स। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन के लिए जो है मेल्फेगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 62, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ डैश फाइलम। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो फाइलम सोलेंट्रेटा के मेंबर्स जो है वो शो करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। देखो मैंने आप लोगों को पिछला जो पास पेपर एक्सप्लेन किया था 2024 वाला, उसमें मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए हम लोग वैक्सीन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उसने वायरल इन्फेक्शन का पूछा है तो वायरल इन्फेक्शन के लिए हम लोग जो है वो वैक्सीन यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 64, प्यूरिन्स आर डैश नाइट्रोजनस बेसिस। तो प्यूरिन्स में जो है वो डबल रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और पायरामिडीन में जो है वो सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है।
ठीक है, अब आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ कि प्यूरीन कौन कौन से हैं और पायरिमिडीन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट 65 कहता है कि व्हाट इज़ फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एफ की बात कर रहा है। तो एफ जो है वो इट इज़ अ कोएंजाइम, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 66 सेरिबेलम इज़ प्राइमरली कंसर्न विद, तो सेरिबेलम जो है बैलेंसिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, मूवमेंट्स के लिए जो है वो इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 67 कहता है कि एडिंग सबस्ट्रेट्स विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। देखो जब भी हमारे पास कुछ एंजाइम्स बच जाएं अनसैचुरेटेड, तो हमारे पास मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करने से एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 68 ऑल एनिमल्स बिगिन लाइफ एज सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 69 कहते हैं एक्स इज अ कंपाउंड दैट डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल बट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड अंडर द रिफ्लेक्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो ये जो एक्स है ना, एक तो ये अल्कोहल भी नहीं हो सकता और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता। मोस्ट लाइकली ये जो एक्स है ये कोई एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड्स को जब हम लोग हीट करते हैं अंडर द रिफ्लेक्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और ये सोडियम मेटल्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करते। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि प्रोपेनॉल जो है वो इट इज़ अ एल्डिहाइड। नेक्स्ट 70 कहता है कि विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये है कि के सी की वैल्यू स्मॉल हो और 1 से ग्रेटर हो, 1 की इक्वल ना हो। अब इसको आप लोग देखो, ये तो हमारे पास 0.1 बनता है, ये जो है वो 0.01 बनता है, ये दोनों जो है वो 0 से कम है, ठीक है, सॉरी 1 से कम है, और ये तो 1 की इक्वल है। तो हमारे पास अब के सी हम लोगों ने कहा था ना कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 71 कहता है कि विच पेयर ऑफ आयन्स हैव 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। तो आयरन विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैंगनीज विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के पास जो है वो मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जो है वो एक्ट करता है, वाटर, और एक और है हमारे पास NH3, ठीक है। बाकी ये AlCl3 BF3 Cl3 ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो आपके टेस्ट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रिलेटेड एक MCQ लाजमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट 73 कहता है कि विच वन इज़ मोर मेटालिक। देखो मेटालिक कंडक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। अब अगर आप लोग ऑप्शंस को देखो, 3 एलिमेंट्स ग्रुप 1 से हैं और सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप 2 से है। अगर मैं इनको अरेंज करूँ इनकी सीक्वेंस के हवाले से, तो हमारे पास इनकी सीक्वेंस ग्रुप 1 में सबसे पहले ऊपर सोडियम होता है, गिवन ऑप्शंस में से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोडियम के बाद पोटेशियम और लास्ट पे जो है वो सीजियम, और ये जो मैग्नीशियम है ये तो सेकंड ग्रुप से है, तो इसे मैं इधर लिख लेता हूँ। अब मैंने आप लोगों को पहले एक ट्रेंड बताया था कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू कह रहा हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है मेटालिक कंडक्टर डिक्रीज होता है। अब हमारे पास ये ग्रुप 1 के लोग हैं, ये ग्रुप 2 के लोग हैं, तो अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा, मतलब मैग्नीशियम का जो है मेटालिक कंडक्टर जो है वो कम होगा इन तीनों से, तो हम लोग मैग्नीशियम को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। अब पीछे हमारे पास ये 3 बच गए, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, और हम लोगों ने ये भी कहा कि डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज़ होता है, तो ग्रुप में सबसे डाउन पे जो है वो सीजियम आता है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि सीजियम का मेटालिक कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। 74 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। तो बाल्मर सीरीज जो विजिबल रीजन में लाई करती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हाइलाइट्स। तो एसिड हाइलाइट्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOX, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next 76 which one of the following prefix is used when the two methyl groups are attached with the second last carbon of the alkane chain। तो जब भी हम लोग अल्केन के सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स जो है वो अटैच करवाएं, तो उसके लिए फिर हम लोग नियो वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, ये बेसिकली एक फिनोल है,
ठीक है, जिसका आयुपेक नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ऑप्शन बी जो है वो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस को शो कर रहा है, ये उसका कंप्लीट रिएक्शन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 79, विच मैथड इज़ जनरली यूज टू प्रिपेयर अल्काइंस। तो जब भी हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस करते हैं वैसिनल डाइहाइलाइट्स की, तो एज अ रिजल्ट अल्काइंस बनते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 80, विच कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीशियम इज़ रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 81, व्हेन एन एलिमेंट अकर्स इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, तो उसको हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 82, कहता है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 48.8 लीटर्स मेजर्ड एट STP ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। मतलब हम लोगों ने मास फाइंड करना है, तो वो नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम लोगों ने मास फाइंड करना है ना, तो मास के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास जो है वो फाइंड कर लेंगे इस कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके बाद मोल्स फाइंड करेंगे और यहाँ पे जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास मोलर मास 100 होता है। अब हम लोगों ने मोल्स फाइंड कर लेने हैं। देखो, किसी भी गैस के 1 मोल में जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब गिवन हमारे पास कितने हैं, 48.8 लीटर्स। अब 48 को और इसको आप लोग कंपेयर करो ना, 48 जो है वो इसका डबल है ना। अगर 1 मोल में जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होते हैं तो 48 में कितने हो, तो 48 हम लोगों ने 48 को इसका डबल बोला है ना, तो फिर मोल्स भी हमारे पास डबल हो जाएंगे, मतलब मोल्स भी जो है वो 2 हो जाएंगे। तो जस्ट सिंपल 2 मल्टीप्लाई ये वाला 100 कितना हो गया 200, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 83, कहते हैं कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ स्मॉल एटॉमिक रेडियाई ऑफ द सोडियम आयन एज कम्पेयर टू सोडियम एटम्स। देखो, सोडियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं जो कि पुल करेंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स को आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और हमारे पास जो सोडियम आयन है उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 84, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529। तो n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.529। तो इसे जस्ट सिंपल आप लोग सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास 4.76 समथिंग एंगस्ट्रॉन बनेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 85, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पॉजिटिव रेज। तो पॉजिटिव रेज को हम लोग कैनाल रेज भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 86, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 0 होता है, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, सो नन ऑफ द ऑप्शन इज़ करेक्ट। 87, the volume of the fixed mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature and the constant pressure as stated by। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, तो ये चार्ज लॉ की स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 88, द टॉटोमर ऑफ प्रोपानोल। तो प्रोपानोल का टॉटोमर जो है वो प्रोपानोन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टॉटोमर्स वो होते हैं जो कि आपस में जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है वो रहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 89, द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द बेंजीन रिंग दैट एक्ट एज अ रिंग डीएक्टिवेटर। तो ये सारे जो है वो रिंग डीएक्टिवेटर्स के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है, ये सारे डीएक्टिवेटर्स हैं। नेक्स्ट 90, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 91, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है पास्कल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 92, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो उस रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 93, number of particles atom molecules or the ions in 1 mole of any substance is numerically is equal to 6.023 into 10 के power
23 1 एवोगैड्रोस के इक्वल होता है ना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next 94. The final substituent product in the chlorination of methane in the presence of the UV light and the excess chlorine. तो जब भी हम लोग मीथेन की क्लोरिनेशन करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 95. The element chlorine is found in the gaseous state while the bromine is, देखो क्लोरीन जो है वो उसकी गैशियस स्टेट होती है और ब्रोमीन की जो है वो लिक्विड स्टेट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 96. The correct sequence according to acidity of alcohols. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे लीस्ट एसिडिक जो है वो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 97. करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो अल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मतलब रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही है। 98. द बॉन्ड दैट डिटरमाइंस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 99. सुपर बैटरीज विद द हाई चार्ज डेंसिटी आर कॉल्ड। तो सुपर बैटरीज जिनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो हाई हो तो उनको हम लोग फ्यूल बैटरीज कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 100. सिल्वर मिरर विद द टोलन रिएजेंट। तो टोलन रिएजेंट्स जब एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सिल्वर मिरर बनाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 101. सिलेक्ट द करेक्ट आईयूपीएक नेम अमंग द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। बाकी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आईयूपीएक के वो आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। अब सारे रूल्स में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आईयूपीएक आपको आना चाहिए। इसमें से 1-2 MCQs लाजमी होते हैं, समटाइम्स 3-4 भी होते हैं, ठीक है। तो MDCAT में इससे रिलेटेड लाजमी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। 102. ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और इसी तरह से जब हम लोग एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, और जब हम लोग कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, अपोजिट है एक दूसरे की, ठीक है। नेक्स्ट 103. कहता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ द सेम मैस एज। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मैस पहले क्या होता है आपको ये तो पता हो ना। इसमें देखो मॉलिक्यूल की बात की, मतलब इसने O2 की बात की है, तो ऑक्सीजन का मैस जो है वो 32 होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को देखो, मिथेनोस ने दिया हुआ है CH4, कार्बन का हमारे पास 12 होता है और 4 हाइड्रोजन है। 12 + 4 कितना होता है, 16 हो गया। लेकिन उसने देखो 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, सो 16 × 2 क्या हो जाएगा, 32 MU। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शन का आप लोग खुद कैलकुलेट कर लो, नहीं तो आपको एटलीस्ट कैलकुलेट करने आते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है केमिस्ट्री पोर्शन में। नेक्स्ट 104. ल्यूकास टेस्ट इज़ बेस्ड अपॉन। तो ल्यूकास टेस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 105. इंक्रीजिंग द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। तो जब भी हम लोग गैस की कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 106. कहता है कि इन द यूपेक सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ आल्सो कॉल्ड। तो आयूपेक सिस्टम में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कनोइक एसिड्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 107. इन द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्फिकेशनल रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड इज कैरिड आउट। तो जब भी हम लोग एल्डिहाइड्स के लिए जो है वॉल्फिकेशनल रिडक्शन रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 108. इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच वन हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। देखो हमारे पास अल्केन्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद अल्कीन्स में जो है वो अल्केन्स के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, ठीक है। और सबसे लीस्ट या सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो अल्काइन्स में होती है। उसने हमसे शॉर्टेस्ट का पूछा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो, ये हमारे पास एसिटाइलिन है या इथाइन है, ठीक है। ये तो इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next 109. In crystalline structure, when the length of all the axes and the angles are unequal, then the crystal will be triclinic. Option D is correct. क्योंकि ट्राइक्लिनिक में जितने भी एक्सेस और एंगल्स होते हैं ना वो अनइक्वल होते हैं। 110. कहता है कि इन द रेट इक्वेशन, उसने आपको एक इक्वेशन दी हुई है, हम लोगों ने जो है वो इसका ऑर्डर बताना है। तो देखो हमारे पास ए की कंसनट्रेशन भी जो है वो 1 है, बी की भी 1 है, तो हमारे पास ये इसका ओवरऑल जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट 111 कहता है इफ़ द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी ना उसमें हम लोग वर्क डन को और हीट को जो है वो प्लस करेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा डेल्टा इज ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 112 ह्यूमंस आर अनेबल टू डाइजेस्ट, तो ह्यूमंस जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेलुलोज में जो है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है, जिसको ब्रेक डाउन करना जो है वो ह्यूमंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस जो है वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट 113 H2O हैज़ ज्योमेट्री, तो H2O की जो है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है जिसकी वजह से इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 114 ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल, देखो किसी भी मालिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो मालिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, मतलब रेजोनेंस का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 115 फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन H रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन विल बी, देखो जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ना उनमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा एच वैल्यू से ज़्यादा होती है, मतलब उनके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से जो है वो ज़्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 116 फ्लेम टेस्ट्स आइडेंटिफाई द अल्कली मेटल्स व्हेन दे आर बर्न्ड, कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट वन, देखो लिथियम जो है वो रेड कलर शो करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सोडियम कौन सा कलर शो करता है फ्लेम टेस्ट में, पोटेशियम कौन सा शो करता है और सीजियम कौन सा शो करता है। अगर एटलीस्ट कमेंट में नहीं बता सकते तो अपने लिए बुक ओपन करके तो इसको आप लोगों ने एक बार कंसल्ट कर लेना है क्योंकि समटाइम्स फ्लेम टेस्ट के जो कलर्स होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता है। 117 एंटाटमर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, असल में हम लोग एंटाटमर्स कहते ही ऑप्टिमल ऑप्टिकल आइसोमर्स को हैं, इनका दूसरा नाम है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next 118 compound X react with the Grignard reagent to produce the tertiary alcohol. What is this compound? तो देखो जब भी कीटोन जो है वो रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो एज एन रिजल्ट टर्शियरी अल्कोहल्स बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 119 ब्रास इज़ एन अलाई ऑफ, तो ब्रास जो है वो एक अलाई है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि टेबल बना होगा आपकी बुक में, उस टेबल को लाजमी कंसल्ट करना है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में डी एंड एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है, ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिल्कुल लास्ट हेडिंग अलॉय फॉर्मेशन, तो वो नेक्स्ट पेज पे एक वो बना होगा टेबल सा, उस टेबल में आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन सा एलाइज है वो किस किस चीज़ से मिल के बना होता है, एक क्वेश्चन उससे भी लाजमी आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको लाजमी देखना, जब आप लोग उस टेबल को याद कर लोगे जस्ट उसमें से आप परसेंटेजेस याद ना करो, जस्ट ये याद करो कि कौन सा एलाइज है वो किस किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, तो आपका एक MCQ वहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 120 एन अननोन एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो अब उसने हमें दिया हुआ है 5s2 एंड 5p5, मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रुप 7 A का कोई एलिमेंट हो सकता है ये, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next 121 amount of the heat absorbed when the 1 mole of the liquid changes to gases at its boiling point, देखो गैस बनी है मतलब वेपर्स बनी है तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 122 अ वेल नोन फिजिकल चेंज इज़ द मेल्टिंग ऑफ आइस, द मेल्टिंग ऑफ द आइस इज़ फेवर्ड बाय, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से और प्रेशर को भी इंक्रीज़ करने से जो है वो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी इनटू वाटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 123 कहते हैं कि डैश लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 124 अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ हैव द कांस्टेंट डैश एंड वेरिइंग डैश, देखो जब भी हम लोग किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 125 a body raises an object of the mass 10 किलोग्राम vertically above his head through the height of 5 मीटर, तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है जो कि उस बॉडी में स्टोर्ड है, तो इस केस में भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए एक रिलेशन यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। मैथ भी हमारे पास गिवन है विच इज़ 10
मल्टीप्लाई जी भी 10 की पुट कर देते हैं और हाइट कितनी है 5, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास तकरीबन 500 बनता है। लेकिन अगर आप लोग ये 10 की जगह 9.8 पुट करो तो ये 490 बनता है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए आप लोग 10 पुट कर लिया करो, फिर बाद में ऑप्शंस के साथ उसको कंपेयर कर लिया करो। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next 126. A magnet is suspended from a spring and it oscillates in and out of the coil placed vertically below it. A galvanometer is connected to the coil and it shows. तो जब हम लोग इस केस को गल्वेनोमीटर के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे तो गल्वेनोमीटर जो है वो रिफ्लेक्शन शो करेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने सेकेंड ईयर फिज़िक्स की बुक ओपन करनी है, वहाँ से गल्वानोमीटर वाला चैप्टर जो है वो ओपन करना है। वहाँ पे डिफरेंट केसेस जो है मेंशन होगा कि गल्वानोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करता है, कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो आपने देख लेने हैं। ठीक है, बाय द वे इन दिस केस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। Next 127. A man standing in an elevator at the third floor of the building. What is the primary factor that determines the man's kinetic energy? हम लोगों ने उस आदमी के kinetic energy जो है वो फाइंड करनी है, तो हमें उसके लिए जो है वो उसका mass रिक्वायर्ड होगा। आदमी मूव तो नहीं कर रहा, फिर हम लोग वेलोसिटी तो कंसिडर नहीं कर सकते ना उसकी, मूव तो एलिवेटर कर रही है। ठीक है, वो वेलोसिटी तो एलिवेटर की होगी, उस आदमी की तो नहीं है ना। तो इसके लिए फिर हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस आदमी का सिर्फ मास कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 128. A resistor has a resistance of 200 ohms if a current of 0.5 amperes flow through it. कहते हैं कि आप लोग वोल्टेज ड्रॉप जो है वो फाइंड करो अक्रॉस द रेजिस्टर। तो सिंपल हमारे पास रिलेशन है ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड करनी है, करंट भी गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है। जस्ट सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 200, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये बनता है हमारे पास 100 वॉल्ट। ठीक है, जो कि ऑप्शंस में गिवन नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आप लोग जो क्लोजेस्ट आंसर होगा उसको टेक कर लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजेस्ट आंसर ऑप्शन बी है कि हम यू वाले स्टूडेंट्स को जो है वो नंबर्स तो दिए हैं कि जिसने जो भी ऑप्शन टेक किया उसको नंबर मिल गया है, लेकिन अगर आपके लिए इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप लोगों के पास जो क्लोजेस्ट आंसर बस आंखें बंद करके उसको टिक कर लिया करो। ठीक है, वो लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन में हाल में चीखने लग जाते हैं कि ये ऑप्शन सारे गलत हैं ये वो। अब जो ड्यूटी पर लोग आए होते हैं वो सिर्फ ड्यूटी करने आए होते हैं। ठीक है, वो आपके लिए उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो लोग ये चीखने में टाइम ज़ाया करते हैं ना, वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, वो अपना टाइम खुद ज़ाया कर रहे होते हैं। बस आप लोगों ने कैलकुलेट किया ना, 100 आया, 100 ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो जो क्लोजेस्ट आंसर है बस उसको टिक करो और आगे जाओ। ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करो। ये लोग जो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं वो जस्ट अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। Next 129. A 3D image of the remarkable quality can be achieved by the modern version of the microscope. देखो हमारे पास दो तरह की माइक्रोस्कोप्स होती हैं, एक को हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं और एक को स्कैनिंग कहते हैं। ट्रांसमिशन हमें 2D इमेज देती है और स्कैनिंग जो है वो हमें 3D इमेज जो है वो प्रोवाइड करती है। उसने 3D का पूछा है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next 130. A train travels on the straight track passing a signal a at 20 मीटर per seconds. ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कहता है कि इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर्स, तो ये उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर्स एंड रीचेज द सिग्नल्स 100 मीटर फर्दर दैन ए, तो ये उसका डिस्टेंस है जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि एट बी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। हम लोगों ने जो है वो फाइनल वेलोसिटी या वी एफ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, हम लोगों ने वी एफ फाइंड कर लेनी है। तो जस्ट सिंपल 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी है 2, डिस्टेंस कितना है 100 इज इक्वल टू वी एफ हम लोगों ने फाइंड करना है, वी एफ का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्केयर। जैसे इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो और वी एफ के लिए फाइंड कर लो, तो आपके पास ये तकरीबन 28 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, आपने इसको सॉल्व खुद कर लेना है। 131. अ वेव इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फिजिकल पैरामीटर्स। किसी भी वेव को हम लोग जो है वो उसके 3 फिजिकल पैरामीटर्स से जो है वो
करेक्टराइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड पे फ्रीक्वेंसी और थर्ड पे जो है वो उस वेव की स्पीड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 132. Accelerating the electromagnetic charges radiates the electromagnetic waves which propagate at speed of light. जब भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस को जो है वो एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो रेडिएट करती हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो प्रोपोगेट करती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 133. K alpha is generated when the transition of an electrons occurs from. तो जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम L शेल टू K शेल, तो K अल्फा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 134. The decay constant of the sodium is 0.000128 per second. The half life of the sodium is. उसने हमको डिके कांस्टेंट दिया हुआ है और कहता है कि आप लोग हाफ लाइफ फाइंड करो। अच्छा, यहाँ पे हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये जो लैम्डा जो है ना, ये डिके कांस्टेंट को शो कर रहा है, जो कि आपके पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। तो आप जैसे ही इसमें वैल्यू स्पोर्ट करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो सेकंड्स में आएगा, लेकिन आपने फिर उन सेकंड्स को जो है वो हार्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका आंसर हार्स में आना चाहिए, ठीक है। और 15 हार्स जो है वो आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद कर लेनी है। नेक्स्ट 135 कहते हैं कि एट द एंड ऑफ 14 मिनट 1/16 ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियोएक्टिव पोलोनियम रिमेन्स। तो हम लोगों ने हाफ लाइफ फाइंड करनी है। देखो, एट द स्टार्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल था जिसको हम लोग 1 ग्राम कंसिडर कर लेते हैं। आफ्टर हिज फर्स्ट हाफ लाइफ ये क्या हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। आफ्टर हिज सेकेंड हाफ लाइफ ये कितना बच जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। हमें चाहिए भी 1/16 ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल हाफ लाइफ कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई। और हमारे पास टाइम कितना गिवन है, 14 मिनट्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 2s are 4 and 2 7s are 14, विच इज़ योर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 136. अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग शेल कहते हैं। 137. According to first law of thermodynamics, what is the relationship between the change in internal energy of the system, the heat added to the system, and the work done by the system? और work done by the system क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज़ इक्वल टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 138. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिग्रीज में भी मेजर करते हैं, रेवोल्यूशंस में भी मेजर करते हैं और रेडियस में भी मेजर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 139. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोगों ने फार्मूला बताना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का सेम फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ नेगेटिव साइन जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये बॉडी को जो है वो अवे फ्रॉम द सर्कल जो है वो मूव करवा रहा होता है। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग साथ में नेगेटिव साइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बाकी फार्मूला दोनों का सेम है, mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इन लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, हालांकि इनको लिखना चाहिए था। नेक्स्ट 140. सर्कुलर पीरियोडिक वेव कैन बी जनरेटेड बाय। तो जब भी हम लोग रिपल टैंक में स्फेरिकल डिपर्स जो है वो ऐड करते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सर्कुलर पीरियोडिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 141. इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रही है, उस पर किसी भी किस्म की फोर्स जो है वो अप्लाई अगर हम लोग ना करें तो वो बॉडी जो है वो मूव करती जाएगी, कंटिन्यू टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 142. इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन वन इनर्शियल फ्रेम इज़ ज़ीरो, कहते हैं कि इट्स एक्सेलरेशन इन एनी अदर इनर्शियल फ्रेम। देखो, किसी भी बॉडी की अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है किसी एक इनर्शियल फ्रेम में, तो उसकी दूसरी इनर्शियल फ्रेम में भी जो है वो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो ही होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
Next 143, if the amount of the work is required to move a charge q from the one point to another point, then the potential difference between the 2 points. तो potential difference जो होता है it is equal to work done divided by charge. Option A is correct. Next 144, in a magnetic field a photon passing through it are deflected towards. देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करती, ठीक है। ये तो ये जो फोटोन है ना, इस पर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 145, इन स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 146 कहते हैं कि इन द 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड यू हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स हैव द कंपोनेंट्स ax is equal to 4, ay is equal to -3 and az is equal to 2, while the vector b has the components bx is equal to 1, by is equal to 5 and bz is equal to -2. कहते हैं कि what is the dot product or the scalar product of the vector a and b? अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। देखो सर सिंपल, हम लोगों ने जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a डॉट b इज़ इक्वल टू ax bx प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जस्ट सिंपल आप लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो, वैल्यूज़ सारी आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज़ इट। अब यहाँ पर देखो ए एक्स हमारे पास 4 है और बी एक्स हमारे पास 1 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस ए वाई कितना है -3, बी वाई कितना है 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 इंटू 5 प्लस ए जेड कितना है 2, बी जेड कितना है -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू -2। अच्छा, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास -15 जो है वो आंसर आएगा, जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए KMU ने जो है वो इस MCQ के सबको मार्क्स दिए थे, लेकिन आपको एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो तरीका इसका बस यही है। नेक्स्ट 147, इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी डैश देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। देखो जब सोर्स जो है वो मूव करेगा टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो उसने हमसे फ्रीक्वेंसी का पूछा, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट 148, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द फाइनाइट एरिया इज। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या रिलेशन होता है हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। मतलब थीटा जब भी हमारे पास ज़ीरो होगा ना, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 की इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 149, द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सिंपल है, हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 150, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज को रिलेटेड विद। तो न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ रिलेट करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 151, Ohm's law state that the current is directly proportional to voltage and it is inversely proportional to resistance. Option D is correct. Next 152, ability to produce an electromotive force by changing the magnetic field inside a coil is used to generate electricity. Option B is correct. 153, the absolute potential energy of the spaceship on the surface of the earth is equal to। तो absolute potential energy जो है हमारे पास on the surface of earth जो है वो equal होती है m divided by radius of earth। ऑप्शन B is correct, ठीक है। उसने यहाँ पे m को पहले लिखा हुआ है, हम लोगों ने बाद में लिख लिया, एक ही बात है। नेक्स्ट 154, अ बर्ड प्रीचिंग ऑन द हाई पावर लाइन डज नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। यार ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी होता था 9th या 10th क्लास में, सॉरी, कि कौवे जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर बैठते हैं लेकिन उनको करंट नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होता है। उनकी दोनों टांगें जो है वो एक ही वायर के ऊपर होती हैं, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो से हटेगा तो उनको फ़ौरन करंट लगेगा,
क्योंकि करंट के फ्लो के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर वो कवा एक पाँव एक तार पे रखे, दूसरा पाँव दूसरी तार पे रखे, तो फिर देयर इज़ अ चांस कि उसको करंट लग जाए। लेकिन वो अगर दोनों टांगें जो है वो एक ही तार पे रख के बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। सो किसी भी किस्म का करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा उसकी बॉडी से, तो उसको करंट नहीं लगेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 155, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो उसकी प्लेट्स के एरिया पे भी डिपेंड करती है, उसकी प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस पर भी डिपेंड करती है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो हम लोगों ने बीच में इंट्रोड्यूस किया होता है उस पर भी डिपेंड करती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 156, कॉम्पटन्स इफेक्ट इज द फिनोमेना दैट डिस्क्राइब्स। तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज व्हेन दे इंटरेक्ट विद मैटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 157, द करंट प्रोड्यूस बाय द जनरेटर इज कॉल्ड। तो जनरेटर जो करंट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग जो है वो अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 158, डिवाइस यूज टू एडजस्ट द वोल्टेज लेवल्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए जो है वो वोल्टेज के लेवल्स को जो है वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 159, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव पर यूनिट टाइम। तो उसको हम लोग जो है वो स्पीड ऑफ साउंड वेव कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 160, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ। तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 161, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द सर्किट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 162, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम। तो उसे हम लोग फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 163, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ रेक्टिफिकेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो रेक्टिफिकेशन सिंपल है, हमारे पास ये एसी को डीसी को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 164, द रेडियल एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 165, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो है वो किसी भी कंडक्टर की नेचर पे भी डिपेंड करती है, उसकी डायमेंशन मतलब लेंथ पे, एरिया पे, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, और कंडक्टर की फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लेकिन अगर वो आपसे रेजिस्टिविटी का पूछे तो रेजिस्टिविटी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। दोनों चीज़ों में आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करने, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट 166, द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैरेड होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 167, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 168, द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू काज द यूनिट टेम्परेचर राइज। तो ऐसी थर्मल एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो 1 यूनिट टेम्परेचर को राइज करने के लिए उसे हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 169, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। तो उस वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव्स, ये जितनी भी वेव्स हैं इनकी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए, इनकी एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए, और इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। यहाँ से 2-3 MCQs लाजमी आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेव वाला चैप्टर, और स्पेशली इसमें से ज़्यादातर डेफिनेशंस ही होती हैं। नेक्स्ट 170, कहता है कि देयर आर 2 pianos playing the same note. However, the vibration from the one piano is this hertz, ठीक है, 223.20 hertz, and that of the other is 223.50 hertz. कहते हैं the beat frequency between the two tunes will be. तो beat frequency में just simple हम लोग दोनों beats का difference लेते हैं, ठीक है, मतलब F2 minus F1। तो F2 कितनी है हमारे पास 223.50 minus 223.20, तो ये तकरीबन 0.30 हर्ट्ज़ बनती है, विच इज़ योर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 171, वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 172, what happens to the football when it is inflated in the warm room is used to play outside in the cold weather। कहते हैं कि अगर हम लोग किसी बॉल को जो है वो वार्म रूम में जो है वो इन्फ्लेट करें और उसको हम लोग जो है वो किसी ठंडे वेदर में जाकर खेलें,
या अगर हम लोग आउटसाइड जाकर खेलें जहाँ पे बहुत ठंड हो तो वो जो बाल है वो डिफ्लेट हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर मालिक्यूल्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 173, व्हाट इज़ द रेस्ट मास ऑफ फोटान? तो फोटान का रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 174, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इनर्शिया? तो इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 175, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो जर्मीनियम और सिलिकॉन का जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 176, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज करेक्टली मैच टू इट्स यूनिट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है, ठीक है, करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर्स होता है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम होता है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास ओनली ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। अच्छा, ये था आप लोगों के पास टेस्ट 2023। इस तरह करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के MCQs शेयर कर देता हूँ विद देयर करेक्ट कीज़। तो आप लोगों ने इन MCQs को खुद देख लेने हैं, ठीक है।